क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं? अभी तक हमने देखा पॉलिनेशन क्या होता है। तो पहले तो हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा। हमने देखा मेल पार्ट कैसा होता है, फीमेल पार्ट कैसा होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में किस प्रकार से माइक्रोस्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राइड क्या होता है, पोलिनिया क्या होता है, ट्रांसलेटर एपरेटस क्या होता है, इसके बारे में देखा हमने। फिर हमने देखा कि और को देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है दिमाग में रखना, जैसे कि पॉलन किट। मैंने बताया लेक्चर के दौरान कि पॉलन किट क्या होता है। येलोइश सब्सटेंस होता है जो एंटोमोफिलस जो फ्लावर होते हैं उनके पॉलन ग्रेन के ऊपर में देखने मिलता है हमको के। ये अट्रैक्टिव भी होता है और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पॉलन ग्रेन को सुरक्षित भी करता है। ठीक है, फिर हमने बात किया था मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगा स्पोर कैसे बनते हैं। ठीक है, और हमने देखा था कि सर्वाइविंग मेगास्पोर चार्जल एंड को ब्लॉक करता है। फिर जो सर्वाइविंग मेगास्पोर है वो एम्ब्रियोसेक का विकास कैसे करता है। फिर हमने देखा था मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक का मतलब क्या होता है। अब आप में से कुछ बच्चों को 2-3 जगह पे दिक्कत जा रही है। नंबर 1, कुछ वो एमसीक्यू लगा रहे हैं जिनमें उन्होंने ओव्यूल के टाइप की हेमिएनाट्रोपस ओव्यूल, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल के, देखो 2 तरह के ओव्यूल तो मैंने आपको बताए हुए हैं। मैंने ऑर्थोट्रोपस बताया हुआ है, सीधा इरेक्ट ओव्यूल होता है। मैंने आपको एनाट्रोपस बताया हुआ, इन्वर्टेड ओव्यूल होता है। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। ऑलमोस्ट सभी जिम्नोस्पर्म के अंदर जो है ऑलमोस्ट सभी जिम्नोस्पर्म में ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है। इसके अलावा भी ओव्यूल के टाइप होते हैं, कैम्पाइलोट्रोपस, हेमिएनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। ठीक है ना, क्लियर? ठीक है, तो एक काम करेंगे, मैं आपको बेटा एक परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट प्रोवाइड कर देता हूं जिसमें कि ओव्यूल के टाइप रहेंगे। और कुछ बच्चों को वो क्वेश्चन भी नहीं बन रहे जहां पर मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक। हालांकि अभी मॉडर्न सिलेबस में ये चीजें नहीं है कि जो अभी नीट का जो सिलेबस है, जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है, वहां पर ये चीजें नहीं है, लेकिन स्टेट के सिलेबस में ये चीजें हैं। तो मैं परफॉर्मेंस शीट प्रोवाइड कर दूंगा केवल जितना, और बिल्कुल लिमिटेड इंफॉर्मेशन रखूंगा जो एग्जाम में एमसीक्यू बन के कभी बाउंसर 99% तो नहीं आएगा पर 1% चांस तो हमेशा रहता है बेटा। के क्लियर? तो वो हमें प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूं, ठीक है ना, और उन प्रश्नों का सही सही उत्तर कीजिएगा, बगैर कॉपी देखे, बगैर एनसीईआरटी को पलटे, खुद उत्तर दीजिएगा। बेटा कितना याद है ये हमें हर दिन याद जो है वो अपने आप को चेक करना चाहिए हमें। तो देखो, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उनको मैं क्लियर कर दूं बेटा, आप केवल और केवल लेक्चर सुनने से बात नहीं बनेगी, आपको बहुत सारे एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे। और आप यदि बायोमेंटर्स के डीपीएस साथ लगाते चलते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। पर डे में जो पढ़ाया जाता है उससे जुड़े हुए एमसीक्यू, कुछ रिलेवेंट पोर्शन के एमसीक्यू, कुछ ऐसे एमसीक्यू जो उसके आसपास के पेरिफेरल पोर्शन से होते हैं, थोड़ा सा कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो परफॉर्मेंस शीट के बेसिस पे होते हैं, तो वो एमसीक्यू कवर करने में आसानी होती है। फिर टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट से हम जो है वो अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज कर पाते हैं ऑल इंडिया लेवल पे कि कहां पर हम स्टैंड कर रहे हैं। बायोमेंटर्स की खास बात ये कि बायोमेंटर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सब वेरी वेरी सीरियस, बड़े अच्छा क्राउड है, तभी तो जो है वो 1200 से भी अधिक सिलेक्शन जो है लास्ट ईयर बायोमेंटर से हुआ एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में के। तो मैं चाहता हूं ये संख्या 1200 से बढ़कर 12,000 तक पहुंचे, इसलिए हमें लगातार कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। आपका सिलेक्शन वो आपके कारण ही होगा, मैं तो केवल रास्ता बताने वाला हूं। मैं कोई दावा नहीं करता हूं कि मैं पारस पत्थर और छू दूंगा तो कुछ हो जाएगा, नहीं। मैं सामान्य व्यक्ति हूं, आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझना ना समझना वो आपके ऊपर है। कहीं प्रवचन चल रहे हैं, आपके ध्यान ही वहां नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या बताया जा रहा है, उसको आत्मसात करना पड़ेगा, तो जीवन में परिवर्तन आएगा। चलिए, तो अब तो पूरा लाभ उठाने का तरीका ये। फिर कुछ बच्चे सर नोट बहुत करना पड़ता है, अरे भाई बुकलेट का इस्तेमाल करो ना, आप तो कम नोट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए, अब आज के क्वेश्चन जो है वो पूछूंगा। पहला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेपिटम। ठीक है, मुझे मालूम है कुछ बार पूछ चुका हूं ये क्वेश्चन, दोबारा पूछ रहा हूं। टेपिटम के फंक्शन क्या है, टेपिटम का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम, एंडोथीशियम का फंक्शन क्या है ये भी आपको बताना है। ठीक है,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम, ये भी आप बताएंगे। आपको बताना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड सेल्स का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड सेल का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, क्लियर है ना। आप बताएंगे व्हाट इज विच केमिकल इज प्रेजेंट इन दी एक्साइन लेयर, एक्साइन लेयर में प्रेजेंट केमिकल का नाम बताइए, एक्साइन लेयर में प्रेजेंट केमिकल का नाम बताइए। आपको बताना है इंटाइन इज मेड अप ऑफ विच केमिकल, किस केमिकल से इंटाइन लेयर बनी होती है, पॉलन ग्रेन की एक्साइन लेयर में कौन सा केमिकल होता है, इंटाइन लेयर में कौन सा केमिकल होता है, ये आपको बतलाना है, ठीक है ना, क्लियर, कि इंटाइन लेयर में कौन सा केमिकल होता है और एक्साइन लेयर में कौन सा केमिकल होना है, ये आपको होता है, ये आपको मुझे बतलाएंगे आप, क्लियर, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूंगा बेटा कि आपको बताना है कि व्हाट आर दी एडॉप्टेशंस, क्या अनुकूलन होंगे, व्हाट आर दी एडॉप्टेशंस इन, व्हाट आर दी एडॉप्टेशंस इन एंटोमोफिलस फ्लावर, एंटोमोफिलस फ्लावर में आपको क्या अनुकूलन देखने मिलेंगे, क्या यूनिक फीचर आपको एंटोमोफिलस फ्लावर में आपको देखने मिलेंगे आप, ठीक है। आपको बताना है उस मॉथ का साइंटिफिक नेम बताना है जो यक्का प्लांट में पॉलिनेशन करता है, उस मॉथ का पतंगे का आपको जो है वो साइंटिफिक नाम बतलाना है जो यक्का में जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। आपको बताना है फिग वास्प का साइंटिफिक नेम बताना है आपको, फिग वास्प का साइंटिफिक नेम क्या, सब बताया हुआ है मैंने, ये मत बोलना बताया नहीं, सब कुछ पढ़ाया हुआ है बेटा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है याद रखना, समझ गए ना। ये गलती मत करना कि केवल नोट्स बना रहे हैं, किताबों में अंडरलाइन कर रहे हैं, 50 तरह के नोट्स कलेक्ट कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। जो होगा ना कि आपके अपर कंपार्टमेंट में कितना इंफॉर्मेशन भर लिया है आपने और उसको कहां जरूरत पड़ने पर बता पा रहे कि नहीं बता पा रहे, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं हम वापस अपने मुद्दे पे। तो देखो हमने ये भी कहा था कि जब हम बायोटिक जो है वो पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट्स की बात करते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं उसमें एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार इंसेक्ट ही वो काम करे। हमने बात किया था ओफियोफिली के बारे में, कायरोप्टरोफिली के बारे में, मेलेकोफिली के बारे में, मिर्मेकोफिली के बारे में और जो है वो एंटेमोफिली के बारे में, याद है आपको, ठीक है। हमने जो है वो सांप से होने वाले पॉलिनेशन को कहा था ओफियोफिली, बर्ड से होने वाले को ऑर्निथोफिली कहा था, इंसेक्ट वाले को एंटेमोफिली कहा था, स्नेल्स वाले को मेलेकोफिली कहा था, चींटी वाले को मिर्मेकोफिली कहा था, ठीक है ना। तो बड़े एनिमल भी यहां पर भाग ले सकते हैं, तो हमने वो भी देखा था पिछली क्लास में कि जो है वो कुछ बड़े एनिमल्स भी पॉलिनेशन में जो है वो हेल्प करते हैं, कि उसमें लिजार्ड्स भी शामिल हैं, ठीक है। फिर यह भी कहा था हमने कि ऐसे फ्लावर जो मक्खियों से, जो बीटल से और फ्लाइज से पॉलिनेट होते हैं, फ्लाइज अलग है, बीज अलग है, जो मक्खियों से और बीटल से पॉलिनेट होते हैं वो जनरली फॉल स्मेलिंग होते हैं, उसके बारे हमने एमॉर्फोफिलस की बात की थी यहां पे। फिर पॉलन रोवर्स क्या होते हैं, पॉलन, मैंने आपसे कहा था कि पॉलिनेशन के रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, किस किस फॉर्म में रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं उसके बारे में बात किया था हमने, और हमने उन चोरों के बारे में बात की थी जो कि पॉलन ग्रेन को खा लेते हैं, नेक्टर को पी लेते हैं, लेकिन पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करते हैं। उन चोरों के बारे में भी हमने बात की थी, पॉलन रोवर्स कहा था इनको, हमने नेक्टर रोवर्स कहा था, नेक्टर चुराने वाले और पॉलन चुराने वाले कहा था, हमने कहा था, ठीक है। चलिए आज हम बात करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के ऊपर कि व्हाट आर दी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है। कि देखो सिंपल सी बात है बेटा, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का साधारण सा मतलब यह है कि प्लांट चाहता है कि सेल्फ पॉलिनेशन की बजाय क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिले। अब आप बोलोगे सर प्लांट ऐसा क्यों चाहता है, कि सेल्फ पॉलिनेशन तो ज्यादा आसान तरीका था, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होते, आराम से काम हो गया होता, ना इन पॉलिनेटिंग एजेंट की झंझट होती, ना कोई और टेंशन होता। इंश्योर सीड सेटिंग, आपको बता दूं मैं, जो भी सेल्फ पॉलिनेशन वाले फ्लावर होते हैं या प्लांट होते हैं ना, उनमें सीड सेटिंग, बीज का बनना तय होता है। सीड सेटिंग इज 100% श्योर, क्योंकि कारण यह कि सेल्फ पॉलिनेशन है, कोई संभावना नहीं कि कोई चीज मिस। मान लो देखिए सिंपल सी बात है, एक दिन हमने मान लो कोई केमिकल खोज लिया और हमने पूरे फॉरेस्ट में वो केमिकल छिड़क दिया, उस केमिकल से सारे फिग वॉस्प मर गए, सारे फिग वॉस्प, ठीक है, सारे ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट, सारे फिग वॉस्प मर गए उससे। तो अब क्या होगा, फिग के प्लांट का पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, वो भी मर जाएगा। मतलब फिग के प्लांट में सीड का बनना, पॉलिनेशन का होना, वो डिपेंड करता है उस इंसेक्ट पे, ठीक है ना।
तो यहां पे तो अनसर्टिनिटी है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन में देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टिनिटी, चांस फैक्टर हमेशा रहेगा उसमें के, यानी क्रॉस पॉलिनेशन में हमेशा चांस फैक्टर रहेगा, हमेशा अनसर्टिनिटी रहेगी और हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी। क्लियर? लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में वो नहीं है। पर तब भी प्रकृति ने क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे और वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन डिफरेंट बनने पर वेरिएशंस आएंगे और वो वेरिएशंस इवोल्यूशन का आधार बनेंगे और उससे जैव विकास हो पाएगा। यदि सारे के सारे प्लांट केवल सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो उनमें जैव विकास की प्रक्रिया हॉल्ट हो जाएगी, क्योंकि उनमें क्या होगा, उनमें नए कैरेक्टर्स नहीं आ पाएंगे और नए कैरेक्टर्स नहीं आ पाएंगे तो नए वेरिएशन नहीं दिखाई पड़ेंगे, नए वेरिएशन नहीं दिखाई पड़ेंगे तो क्या, इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। क्लियर? चलिए, ये तो बात समझ में को है। मतलब प्रकृति चाहती है भाई कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, तो कई प्लांट में जो है अब मेल और फीमेल पार्ट दोनों मान लो फ्लावर में प्रेजेंट है, तो अब प्रकृति ने ये उपाय खोजा, कुछ ऐसा किया जाए कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, कुछ ऐसा किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने जो है वो कुछ डिवाइसेस को इजाद किया प्लांट ने कि कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सके, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे सके। उन्हें हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब है वे डिवाइसेस, वे तरीके विच इंश्योर्स क्रॉस पॉलिनेशन, जो कि पर परागण को सुनिश्चित करते हैं, एंड डिस्करेजेस सेल्फ पॉलिनेशन, और स्व परागण को वो संदमित करते हैं। ठीक है, उन्हें हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। वे सारे तरीके जिनसे कि क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिले, सेल्फ पॉलिनेशन को संदमित किया जाए, जिसे जो है वो कम किया जाए, उन्हें हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं उनके। अब देखो बेटा, सिंपल सी बात है, क्या लिखा है एनसीईआरटी में, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। अब देखो, हर्माफ्रोडाइट का फ्लावर का मतलब होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होंगे इसमें। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होता है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। ठीक है, एंड पॉलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, और ये संभावना पूरी होती है कि उसी फ्लावर के जो है स्टिग्मा के संपर्क में पॉलन ग्रेन आ सके। ठीक है, और इससे क्या होता है, यदि लगातार कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ हम लोगों ने जो है वो जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में देखा हुआ है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब ये होता है बेटा कि लगातार सेल्फिंग करने पर, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करने पर रेसेसिव कैरेक्टर, अप्रभावी लक्षण होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। कई बार ये कैरेक्टर जो रेसेसिव कैरेक्टर जो है वो हानिकारक होते हैं, जिससे क्रॉप डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो इसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। मतलब लगातार इनब्रीडिंग करने पर, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करने पर जो ऑफस्प्रिंग या संतानें उत्पन्न होंगी वे कमजोर होंगी, वीकर होंगी, वो स्ट्रॉन्गर नहीं होंगी, वो क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सपोज कर देंगे होमोजाइगस कंडीशन में आने पर। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं हम इनब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन वर्ड का याद रखना बेटा, इसको याद रखना के। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन वर्ड क्या मतलब हुआ इसका बेटा, मतलब लगातार सेल्फिंग करने पर, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करने पर क्या होगा कि रेसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, होमोजाइगस कंडीशन आने पर जो ऑफस्प्रिंग या संतानें होंगी वो अपने पेरेंट की तुलना में वो वीक होंगी, इसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स have developed many devices to discourage self pollination। इसीलिए फ्लावरिंग प्लांट में ऐसे कई तरीके खोजे गए जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन कम से कम हो सके और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिल सके। याद रखिएगा, क्रॉस पॉलिनेशन का फायदा क्या होता है, इससे जो है वो हाइब्रिड विगर जनरेट होता है। ठीक है, इससे ऑफ स्प्रिंग जो है वो मोर इफेक्टिव होती है। हाइब्रिड विगर का मतलब है कि जो हाइब्रिड होता है, दो अलग अलग जो वैरायटी का, देखो स्पीसीज सेम है प्लांट की, दो अलग अलग वैरायटी जब क्रॉस किया आपने तो उससे जो कैरेक्टर आया सामने, वो कैरेक्टर जो है, जो जनरेशन है वो अपने पेरेंट की तुलना में मोर स्ट्रॉन्गर होगी। ठीक है, तो ये इसे हम हाइब्रिड विगर कहते हैं, इसको हेटेरोसिस कहते हैं। ये भी जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। तो प्रकृति चाहती है कि कुछ वेरिएशन आए, कुछ नए कैरेक्टर भी इनकॉर्पोरेट है ताकि संतानें वीक ना पड़ जाएं। ठीक है, तो देखो अब ये दो चीजें बेटा दिमाग में डालने के। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज द रिड्यूस्ड बायोलॉजिकल फिटनेस। अब जब हम बोलते हैं रिड्यूस्ड बायोलॉजिकल फिटनेस कहते हैं, तो याद करो हमने इवोल्यूशन में क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है कि बायोलॉजिकल फिटनेस का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी।
प्रजननकारी क्षमता, जो भी प्लांट या स्पीसीज अपने जैसे और अधिक संतानों को छोड़कर जाएगा, अपने जैसे और अधिक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, उसको हम मोर फिट बोलेंगे, अधिक सक्षम बोलेंगे उस टाइम के। तो बायोलॉजिकल फिटनेस का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल फिटनेस का मतलब है मोर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी या मोर सक्सेस इन रिप्रोडक्शन, उसे बायोलॉजिकल फिटनेस कहते हैं। डार्विन ने फिटनेस वर्ड का मतलब केवल रिप्रोडक्टिव फिटनेस से लगाया था। डार्विन ने कहा था फिटनेस का मतलब ये नहीं जिम जाना, फिटनेस का मतलब है जो प्रकृति में, फिटनेस का मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस कि जो संतानें उत्पन्न होंगी, अधिक से अधिक संतानें उत्पन्न होंगी, वो नए इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगी और अपने जैसी और संतानों को उत्पन्न करेंगी, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगेगी, वही है फिटनेस। ठीक है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? लगातार सेल्फिंग करने पर जो बायोलॉजिकल फिटनेस है घटने लगती है, मतलब ऑफ स्प्रिंग जो है वीक ऑफ स्प्रिंग, संतानें कमजोर होने लगती हैं। ठीक है, इन ए गिवन पॉपुलेशन एज रिजल्ट ऑफ इनब्रीडिंग और ब्रीडिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल के उससे ऑफ स्प्रिंग वीक होने लगती है। धीमे धीमे यदि ऐसा चलता रहा तो जो है वो स्पीसीज गायब भी हो सकती है। पॉपुलेशन बायोलॉजिकल फिटनेस रिफर्स टू एन ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू सर्वाइव एंड परपेट्यूएट इट्स जेनेटिक मटेरियल। देखिए, जब हम वर्ड यूज करते हैं पॉपुलेशन, बायोलॉजिकल फिटनेस वर्ड यूज करते हैं, जनसंख्या की जैविक फिटनेस की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को जो है वो जो मल्टीप्लाई कर सकता है, अपने से और जेनेटिक मटेरियल को प्रोड्यूस कर सकता है, अधिक से अधिक संतानों को उत्पन्न कर सकता है, वही उसका फिटनेस है। ठीक है, अब इन सम स्पीसीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized। अब देखो ये क्या चीज है, हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, हमने एक वर्ड यूज किया था डाइकोगेमी, याद है आपको? हमने डाइकोगेमी वर्ड यूज किया था। मैंने कहा था मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं। मैंने कहा था यदि मेल पार्ट पहले मैच्योर होगा, हम बोलेंगे से प्रोटेंड्री बोलेंगे इसको हम, कि मेल पार्ट पहले डेवलप होगा, फीमेल पार्ट बाद में डेवलप होगा। ठीक है, और यदि जो है फीमेल पार्ट पहले डेवलप होगा, मेल पार्ट बाद में डेवलप होगा, तो उसे हम प्रोटोगाइनी बोलेंगे। याद आया? ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है, हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि प्रोटेंड्रस का मतलब क्या होता है बेटा, और जो है वो प्रोटेंड्री या प्रोटेंड्रस का मतलब क्या होता है, प्रोटोगाइनी का मतलब प्रोटेंड्री या प्रोटोगाइनस का बात प्रोटेंड्रस कंडीशन की बात करें तो मतलब मेल पार्ट पहले डेवलप होगा, फीमेल पार्ट बाद में डेवलप होगा। प्रोटोगाइनी में फीमेल पार्ट पहले डेवलप होगा, मेल पार्ट बाद में डेवलप होगा। तो उससे क्या होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, either the pollen is released before the stigma becomes receptive, मतलब प्रोटेंड्री, ठीक है, और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन, मतलब प्रोटोगाइनी। ठीक है बेटा, ये सब एनसीईआरटी में है। आपको लगता है टर्मिनोलॉजी इन्होंने यूज नहीं किया, लेकिन उन्होंने दिया सब कुछ है बेटा, और यही तो होता है बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना। कई बच्चों को लगता है सर एनसीईआरटी बांच दो, हम याद कर लेंगे, काम हो जाएगा। नहीं बेटे, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, एनसीईआरटी की लाइनों को समझना पड़ता है, वही सच्ची पढ़ाई है, वही ट्रू कॉम्पिटिशन की तैयारी है। समझ गए ना? ठीक है, तो मतलब मैंने कहा आउटब्रीडिंग डिवाइस में नंबर 1 हमने बात की, डाइकोगेमी की बात की हमने। डाई का मतलब 2, गैमस मतलब मैरिज, ठीक है, मैटिंग करना। ठीक है, हेयर इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा नेचर्स मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम्स सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन इज इनहिबिटेड। के यहां पर बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा अलग अलग समय पर जो है परिपक्व होते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटेंड्री का मतलब मेल पहले डेवलप होगा, प्रोटोगाइनी का मतलब फीमेल बाद में डेवलप होगा। एग्जाम्पल उतने इंपॉर्टेंट बेटा नहीं है, इसलिए आप उन पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि देखो मैं आपको बोल चुका हूं साफ साफ कि आपको वही एग्जाम्पल याद रखने हैं जो मैं एम्फेसिस देके आपको बतलाता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा आपको याद रखना है ट्रांसलेटर एपरेटस कैलोट्रोपिस में होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ट्रिजेटिकुला मॉथ से पॉलिनेशन से जो है वो किसमें होता है, वो आपका यक्का में होता है। आपको पता याद रखना है लीवर मैकेनिज्म हमको साल्विया में देखने मिलती है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो जो बता दिया है ना कि हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस का एग्जांपल फिग है, साइकोनस फ्रूट फिग में होता है, फिग में फिगबास ब्लास्टोफेगा से पॉलिनेशन होता है। ये ऐसे एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में नहीं है और आपको याद रखना है। एनसीईआरटी का कोई एग्जांपल भूलना नहीं है, पर जो दूसरे एग्जांपल जो दिखाई पड़ा स्लाइड में छोड़ सकते हैं उनको हम। ठीक है ना, फिर इन सम अदर स्पीसीज, दूसरी प्रजातियों में क्या होता है, द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन में होते हैं, सो दैट पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अब ये क्या था, ये था
हर्कोगेमी। याद है आपको, मैंने कहा था मेल और फीमेल के बीच में एक फिजिकल बैरियर होगा, एक फिजिकल बैरियर होगा, और उस फिजिकल बैरियर के चलते क्या होगा बेटा, एक फिजिकल बैरियर होने पर यह होगा कि सिंपल सी बात है, एक फिजिकल बैरियर होने पर यह होगा कि स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन पहुंच नहीं पाएगा। फॉर सपोज एग्जांपल, मैंने कहा एक फ्लावर है, समझने बेटा, समझने की बात कर रहे हैं कि ये हमने कहा कि ये एक फ्लावर है, ठीक है, ठीक है, फ्लावर को बनाएंगे तो फ्लावर जैसे ही बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब बताओ, अब इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, इसमें आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है भाई कि जो एंथर है वो नीचे है और जो स्टिग्मा है वो काफी ऊपर उभरी हुई है। अब क्या एंथर का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक आसानी से पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा वो, बल्कि होगा ये कि एक फ्लावर यदि ऊपर उसका पॉलन ग्रेन गिरेगा तो नीचे वाले फ्लावर को पॉलिनेट कर सकता है। गाइटेनोगेमी इज पॉसिबल। या फिर हम बोले कि दूसरे फ्लावर, हवा से दूसरे फ्लावर आएगा या इंसेक्ट से आएगा तो वो पहुंच सकता है वहां पे के। तो इस प्रकार क्या किया हमने, चांसेस, सेल्फ पॉलिनेशन की संभावनाओं को हमने कम कर दिया। लेकिन यदि वहीं दूसरा प्लांट ऐसा हो, वहीं दूसरा कोई फ्लावर ऐसा हो जिसमें कि, समझना बैठ के, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको इसका मतलब क्या होता है हर्कोगेमी का, ठीक है। मैंने एक दूसरा बनाया, मैंने अब देखिए ध्यान से ना, अब देखिए यहां पे क्या हुआ, इस वाले फ्लावर में जैसे एंथर मैच्योर हुआ बेटा सेम टाइम पर, तो इसने पॉलन ग्रेन को रिलीज किया और ये पॉलन ग्रेन जो है वो सीधे कहां आके गिर जाएंगे, वो उसी स्टिग्मा पे आके गिर जाएंगे, बस काम खत्म। यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन आसान है, हो सकता है, यहां पर मुश्किल है क्योंकि स्टिग्मा काफी ऊपर उभरा हुआ है। तो देयर इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट के, तो एक बैरियर, हर्कोज वर्ड का मतलब होता है बैरियर के, ये वर्ड होता है हर्कोज, हर्कोज वर्ड का मतलब होता है बैरियर या बाधा, ठीक है। तो क्या कहा हमने, कहा कि कुछ प्रजातियों में ऐसा होता है कि एंथर और स्टिग्मा जो है वो अलग अलग पोजीशन पर होते हैं, इसलिए पॉलन ग्रेन आसानी से स्टिग्मा के कांटेक्ट में सेम फ्लावर में नहीं आ पाता है। हर्कोगेमी ये भी पढ़ा है हमने, देखो ये भी एनसीईआरटी में लिखा है के। ये दोनों डिवाइस किसकी बात कर रहे हैं हम, बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। ऑटोगेमी कौन से डिवाइसेस की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं डाइकोगेमी एंड हर्कोगेमी, ठीक है। यही लिखा है एनसीईआरटी ने, उन्होंने इतना लंबा लंबा लिखा, हमने दो वर्ड लिखे कि डाइकोगेमी और हर्कोगेमी जो है वो ऑटोगेमी को प्रिवेंट करता है, रोकता है कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, वो उसको रोकता है ऑटोगेमी को, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को वो सप्रेस करता है, ठीक है बेटे, है ना। चलिए अब बात करते हैं हम व्हाट इज हेट्रोस्टाइली, क्या होता है, व्हाट इज द हेट्रोस्टाइली, ये भी एक आउटब्रीड डिवाइस है। फ्लावर है डिफरेंट टाइप ऑफ हाइट्स ऑफ स्टाइल एंड स्टेमेन, के स्टाइल और स्टेमेन की हाइट अलग अलग होती है, ये हेट्रोस्टाइली है बेटा, ठीक है। जास्मिन में, प्रिमरोज में, ऑक्सीजन के। अब यहां पे क्या होता है, यहां पर स्टाइल जो है हेट्रोस्टाइली की हम बात करते हैं बेटा, तो जो स्टाइल होता है वो काफी लंबा होगा, छोटा होगा, तो वो डिपेंड करता है फ्लावर के। जैसे आप देखिए पहले फ्लावर में लॉन्ग स्टाइल दिखाई पड़ा, दूसरे में शॉर्ट स्टाइल दिखाई पड़ रहा है आपको के, तो ये क्या है, ये कहलाता है हेट्रोस्टाइली कहलाता है, इसे हम हेट्रोस्टाइली कहते हैं, क्लियर, ठीक है। तो इसे तो जो सिंपल सी बात है बेटा, जो मैंने बताया ये मतलब स्टाइल की लंबाई अलग अलग होने पर पॉलिनेशन पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। फिर द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है। अब देखो तीसरी जो डिवाइस है वो जेनेटिक लेवल पे है काम। देखो ये क्या, देखो हालांकि पहले वाले कैरेक्टर भी जीन से ही कंट्रोल होंगे, पर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक यूनिक बात हो रही है कि एक ही प्लांट के जो पॉलन ग्रेन है और उसी का जो स्टिग्मा है, तो उसके स्टिग्मा पर सेम प्लांट का या सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन अपने आप को जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। उसका जो केमिकल है, मतलब जब भी जर्मिनेशन होगा, देखो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था बेटा, सुनना बात को ध्यान से, मैंने आपसे कहा था कि स्टिग्मा मेहमान नवाजी के लिए तैयार है, स्टिग्मा
तैयार है कि कोई आएगा उसका हम स्वागत करेंगे के, लेकिन वो कॉम्पिटिबल होना चाहिए, वो योग्य होना चाहिए। अब उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन आ गया, उसने बोला हम तुमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम तुम्हारा पॉलन ट्यूब भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना तुमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, तुम्हें खाना पीना कुछ नहीं देंगे। तो वो पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर का था, लेकिन उसके जेनेटिक, उसके जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हुआ, पॉलन ग्रेन का और स्टिग्मा का जो केमिकल इंटरेक्शन हुआ, वहां पहचान लिया गया कि तुम इसी प्लांट के कैरेक्टर हो, तुमको नहीं लेंगे, हटा दिया। अब जो दूसरे प्लांट से आया उस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट किया गया, न्यूट्रिशन दिया गया उसको, और उसको जो है वो उसने पॉलन ट्यूब को डेवलप किया, देन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कई बार क्या होता है जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और वो ऐसा भी होता है जेनेटिक लेवल पर भी हमको सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी देखने मिलती है कई बार, जैसे हम बोलते हैं मेल स्टरलिटी कहते हैं, वो भी देखने मिलती है हमें। तो कई बार क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो सेम प्लांट पर जर्मिनेट नहीं हो पाता है, उसको रिफ्यूज कर दिया जाता है। क्या लिखा देखो बेटा इसमें, जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, अनुवांशिक प्रक्रिया है, प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम दी सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल के। ये क्या करता है, खुद के पॉलन ग्रेन को, खुद के ही ओव्यूल को फर्टिलाइज करने से वो रोकता है, बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल के। मतलब ये है कि स्टिग्मा कैन, इसका मतलब सिंपल सा है कि स्टिग्मा कैन आइडेंटिफाई, स्टिग्मा आसानी से पहचान सकती है कि कौन सा पॉलन ग्रेन मेरे ही जेनेटिक मेकअप का है, कौन सा पॉलन ग्रेन मेरे ही जेनेटिक मेकअप का है और कौन सा नहीं है। और ये पहचानने में देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटीन, कुछ विशेष तरह के प्रोटीन होते हैं जो सेम टाइप के जेनेटिक मेकअप से बनते हैं, तो उनको आसानी से पहचान लिया जाता है उनको। ठीक है, समझ में आई बात के मतलब, देयर आर सम प्रोटीन जो, देखो एक प्लांट में जो प्रोटीन बनेंगे उसके प्रोटीन के टाइप, एक प्लांट में एक ही जेनेटिक मेकअप है, तो जो प्रोटीन बनेंगे कुछ प्रोटीन मैच करेंगे, तो पॉलन ग्रेन के ऊपर जो प्रेजेंट प्रोटीन है उनको स्टिग्मा पे आइडेंटिफाई करता है, और यही है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, यही है पॉलन और पिस्टिल के बीच का वार्तालाप है, कम्युनिकेशन है, कि इस जो स्टिग्मा है वो पहचान लेता है, और जो पॉलन ग्रेन को फर्टिलिटी मिलती है, पॉलन ट्यूब डेवलप करने का मौका मिलता है, वो अनरिलेटेड होता है, वो सेम प्लांट का नहीं होता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। पॉलन विल नॉट जर्मिनेट ऑन जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, प्रमोट आउटक्रॉसिंग। देखिए ध्यान से, यदि गौर से देखिए, यदि स्टिग्मा का, सुनिएगा बात खुद के, यदि स्टिग्मा का या प्लांट, उस स्टिग्मा का जेनेटिक मेकअप, पिस्टिल का जेनेटिक मेकअप है कि उसमें जीन S1 और S2 जीन प्रेजेंट है, उसमें S1 और S2 जीन प्रेजेंट है, उसमें S1 और S2 जीन रिप्रेजेंटेड के। अब उस पर यदि पॉलन ग्रेन, यदि उस पर पॉलन ग्रेन S1 और S2 वाला सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन उस पर आता है, तो वो उसे रिफ्यूज कर देगी, नहीं लेगी, वो बोलेगी नहीं चलेगा ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो सकता के। लेकिन यदि S1 वाला आया, जर्मिनेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सेम मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। लेकिन S3 आ गया, जर्मिनेट हो पाएगा क्योंकि इसका जेनेटिक मेकअप अलग है, इसे पॉलन ट्यूब बनाने का मौका मिल रहा है ना। तो मतलब S1 और S2 वाले यदि पॉलन ग्रेन आएंगे, उन्हें जर्मिनेट होने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि सेम जेनेटिक मेकअप वाले होते हैं, जबकि दूसरे आएंगे S3 S4 और जीन वाला आया, उसे जर्मिनेट होने का मौका मिल जाएगा। मतलब जेनेटिक लेवल पर कॉम्पेटिबिलिटी को चेक कर लिया गया, तो ऐसे पॉलन ग्रेन जो जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल के होते हैं वे जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, और इससे जो है वो सेल्फिंग नहीं हो पाती, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, और आउट क्रॉसिंग को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, क्लियर। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब देखो प्रकृति ने क्या किया, देखो जेनेटिक, हमने सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी की बात कर ली, इसके अलावा प्रकृति ने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम फ्लावर जो होते हैं, हम एक काम करते हैं कि हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। बात ही खत्म कर दी, यानी एक फ्लावर, एक प्लांट जो है वो फ्लावर मेल एक फीमेल, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा उसमें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह, कई बार जो हायर लेवल पे गए तो वहां पे क्या क्या प्लांट ही अलग अलग कर दिया, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। मेल प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करेगा वो स्टेमिनेट फ्लावर होंगे, स्टेमेन वाले होंगे। फीमेल प्लांट जो प्रोड्यूस करेगा वो पिस्टिलेट फ्लावर होंगे, पिस्टिल वाले होंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर या तो मेल होगा या फ्लावर फीमेल होगा। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट एज कैस्टर और मेज, हम मोनोसिस कंडीशन बोलते हैं इसको। ठीक है, इट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट गाइटेनोगेमी। देखिए, यदि सेम प्लांट है, कि मैंने कहा सेम प्लांट है, इसमें ये फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, ये
फीमेल फ्लावर है, ठीक है। तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन जो कि इकोलॉजिकली गाइटेनोगेमी है दैट इज पॉसिबल, ठीक है। मतलब जो ऐसा प्लांट क्या होगा बेटा, मोनोशियस, एक अकेला प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। कंफ्यूज मत होना, मोनोशियस प्लांट। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. With unisexual फ्लावर दैट इज पॉसिबल के फ्लावर एंड मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हो पर एक ही प्लांट पर प्रेजेंट हो, तो मोनोशियस प्लांट विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, उसका एग्जांपल है कैस्टर और मेज। वेरी वेरी आईएमपी आपको याद रखना होगा, ये एग्जांपल एग्जाम में आ सकते हैं बेटा, क्लियर। तो मैंने कहा कैस्टर और मेज ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, ठीक है ना, मोनोशियस प्लांट विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो इसमें ऑटोगेमी प्रिवेंट होगा पर गाइटेनोगेमी को प्रिवेंट हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअलिटी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, डाइक्लिनस कंडीशन है, हम क्या बोलते हैं, डाइक्लिनस फ्लावर, डाइक्लिनस फ्लावर बोलते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर के ये जिसमें कि मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग अलग होंगे, ठीक है। उसे बोलेंगे हम डाइक्लिनी बोलेंगे या डाइक्लिनस फ्लावर बोलेंगे हम के। और ऐसे प्लांट जिनमें, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, ऐसे प्लांट जिनमें डाइक्लिनस फ्लावर होते हैं दे मे बी मोनोशियस प्लांट एंड दे मे बी डायोसियस प्लांट, ठीक है। कैसे, जब बोला हमने मोनोशियस प्लांट बोला हमने कहा एक प्लांट, इसमें ये हो गया मेल फ्लावर, ये हो गया फीमेल फ्लावर, तो ये क्या हो गया, ये मोनोशियस प्लांट हो गया। लेकिन ऐसा प्लांट जिसमें मेल फ्लावर है, दूसरे प्लांट में फीमेल फ्लावर है, ये हो गया डायोसिस। तो डायोसिस प्लांट जो होते हैं वो हमेशा जो भी डायोसिस प्लांट होगा वो हमेशा डाइक्लिनस फ्लावर को रखेगा, हमेशा उसमें डाइक्लिनस फ्लावर देखने मिलेंगे, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग देखने मिलेंगे आपको, ठीक है ना। मेल प्लांट में मेल फ्लावर, फीमेल प्लांट में फीमेल फ्लावर होगा, ठीक है। लेकिन जो मोनोशियस प्लांट होगा उसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर। इन सेवरल स्पीसीज जैसे कि पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट और ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल। इसे हम क्या बोलते हैं, डायोसी बोलते हैं या डायोसियस प्लांट बोलते हैं, ठीक है। इसमें कि मेल प्लांट अलग होगा एंड फीमेल प्लांट जो है वो अलग होगा, ठीक है। तो कई प्रजातियां होती है बेटा, जैसे पपाया की बात करें हम तो उसमें मेल और फीमेल, एग्जाम्पल नहीं भूलना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है पहली प्रायोरिटी हमारी, ठीक है। तो इसमें मेल और फीमेल फ्लावर जो है अलग अलग प्लांट पे होते हैं, मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है बेटा। इस कंडीशन में ना तो ऑटोगेमी पॉसिबल है ना गाइटेनोगेमी पॉसिबल है, ना ऑटोगेमी पॉसिबल है ना गाइटेनोगेमी पॉसिबल, केवल इसमें एलोगेमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन में हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। यानी हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कि पॉलन ग्रेन जो पॉलन ग्रेन है परागकण है बेटा, ध्यान से बात सुनना, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन है परागकण, बोर तो नहीं लग रहा आपको, पहले बताओ, ठीक है। चैप्टर बोर तो नहीं है, समझ में आना चाहिए, जैसे मॉर्फोलॉजी समझ में आया ये भी समझ में आना चाहिए, सब जगह कहानी है बेटा, हर चैप्टर एक कहानी स्टोरी के समान है। अब पॉलन ग्रेन जो है वो कम्युनिकेट करता है किससे, स्टिग्मा से बात करता है, और ये बातें होती हैं केमिकल के थ्रू, ये बातें होती है केमिकल के थ्रू, और इसमें जो केमिकल मेनली होता है वो होता है प्रोटीन।
पहचाना जाता है, कॉम्पेटिबिलिटी को पहचाना जाता है। मैंने कहा ना S1 S2 का एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है, मैंने आपको जो है वो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे में बात किया। तो हमेशा, अब देखो ये तो बात हो गई एक प्लांट की, अब एक और चीज होती है, स्टिग्मा तो एक प्लेट के समान है। अब उसमें हो सकता है कि सेम प्लांट की सेम प्लांट स्पीसीज का दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन वहां पहुंच जाए, या कोई दूसरा ऐसा प्लांट जिसका कोई संबंध ही नहीं है, अनरिलेटेड प्लांट है, वो वहां पहुंच जाए। तो अब भाई मान लो, इमेजिन करते हैं कि गेंदे का फ्लावर है, तो उसमें दूसरे गेंदे के फ्लावर का पॉलन ग्रेन पहुंच सकता है, चलेगा हो। ये भी पॉसिबल तो है कि गेंदे के फ्लावर पर गुलाब के फ्लावर का पॉलन ग्रेन पहुंच गया, तो क्या गेंदे के फ्लावर में गुलाब का पॉलन ग्रेन काम करेगा? नहीं करेगा, पहचान के उसे बाहर कर देंगे, भाई तुम हमारे हो ही नहीं हो, हम आपके हैं कौन, हम नहीं जानते कौन हो तुम, हम तुमको जानते, न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, तुम हमारे है ही नहीं, ठीक है, बाहर एकदम ही मना कर दिया, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये पॉलन पिस्टिल का इंटरेक्शन है, वो एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, और ये कम्युनिकेशन जो है ये बिल्कुल वैसा ही कम्युनिकेशन है जैसे हमारे यहां भारत में विवाह के दौरान होता है। चलिए इस पर हम बात करेंगे आगे, पहले हम देखते हैं क्या लिखा है। पहले लिखा है कि रिकॉग्निशन ऑफ कॉम्पेटिबल पॉलन के, यानी योग्य पॉलन ग्रेन जो सही है, सुयोग्य है, उसका चुनाव किया जाता है। इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पॉलन एंड दोज ऑफ स्टिग्मा, उनके बीच का इंटरेक्शन। ये बिल्कुल वही वाली बात है, बिल्कुल वही बात है जो भारत में होती है और इंडिया में जो है वो। इंडिया में देखो हर तरह की मैरिज की मैं बात करूं आपसे तो ऑलमोस्ट सभी मैरिज का बेसिक फंडा सेम है। मैरिज का मतलब होता है, भाई देखो ऐसा है, मैरिज एक लाइफ का एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि लाइफ का इंपॉर्टेंट, भाई आपके मदर फादर ने भी मैरिज किया हुआ है, ठीक है, तो लाइफ का एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए, जीवन के लिए, मतलब बहुत सारे सामाजिक उसके बेनिफिट है। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, वो होती है कॉम्पेटिबिलिटी। हम क्या करते हैं, यदि सुनिएगा बात को जरा सबर से, क्या मतलब मैं आपको बता रहा हूं कहां मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट को मैं ह्यूमंस पे लेके गया हूं, केवल बताने के लिए कि जो हम करते हैं वो कुछ अलग नहीं करते हैं, प्रकृति के ही नियमों के अनुसार चलते हैं हम, ठीक है। तो उसमें क्या है, लड़का लड़की को जो है वो मिलने का मौका दिया गया, बात करने का, जैसे दिखाते हैं हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं। असली में अभी आप देखते हो घर में बड़ी बहन की शादी तय होने वाली है, बड़े भाई की शादी, तो लड़की देखने जाते हैं, है ना, मिलते हैं, बात करते हैं 15 मिनट, परिवार से बात करते हैं, परिवार को देखते हैं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं, उनकी कॉम्पिटिबिलिटी देखते हैं। भी ऐसा तो है नहीं कि गांव में एक पटेल थे, गांव के एक पटेल थे, उनने कहा कि भैया मेरी जो है वो लड़की की शादी करना है, तो सीधा वो आ गए, अपना रिश्ता लेके आ गए। कहां पर आ गए, अपना एंटीलिया में आ गए, दरवाजा नॉक किया और बोला भैया ऐसा है। चलो अभी तो ईशा अंबानी जी की शादी हुई है, जब शादी नहीं हुई तब की बात करते हैं, भाई ऐसा है मुकेश अंबानी जी से बात करनी है हमको कि हमको जो है वो अपने बेटे की शादी करनी है उनकी बेटी से। तो जो बाहर उनके बाहर बहुत सिक्योरिटी लगी होती है, कई लेयर में सिक्योरिटी लगी होती है, ब्लैक कैट कमांडो होते हैं, पुलिस होती है, वो पहले फुर्सत में पहले तो भगाएंगे, दोबारा बोला तो उठा के ले जाएंगे, मनोचिकित्सक को दिखाएंगे वहां पर और पागल खाने में भर्ती करा देंगे। क्यों ऐसा क्यों किया भाई? अरे कॉम्पिटिबिलिटी मैच नहीं कर रही कहीं पे, भाई कॉम्पिटिबिलिटी में तो कोई चीज है ना वो मैच ही नहीं कर रहा है। अब सिंपल सी बात है कि जब कॉम्पिटिबिलिटी मैच नहीं किया तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बात नहीं बन पाएगी, ये तो ठीक है, ये तो गड़बड़ वाला मामला हो गया, ठीक है। तो लेकिन वही पटेल साहब पहुंचे दूसरे गांव के पटेल में, अपने गांव से दूसरे गांव में, पटेल साहब राम जी की रामर्स, हमारा मोड़ो है, समझते हैं आप, तुम मोड़ा वर्ड यूज करते हैं नॉर्थ में अपने सेंट्रल इंडिया, हमारा मोड़ो है, बाकी शादी की उम्र हो गई है। अच्छा साहब, कितना फोटो मोटो लाए, मोड़ा साथ में आया कर, मोड़ा नहीं आया अभी साथ में, पिताजी केवल बात करने आए हैं, वो तो रेयर आइटम में, उसको बाद में दिखाएंगे, ठीक है। तो अब पटेल साहब ने भगाया नहीं, उन्होंने बोला बैठो भाई बात करते हैं ना, हमारी भी बेटी है, शादी करना ही है ना। बात क्या देखा, समझ में आया कि यार पटेल जी थोड़े से जो है वो अपने ही लेवल के अच्छे आदमी है, तो हो सकता है रिश्ता पक्का हो जाए, तो कुछ ना कुछ कॉम्पिटिबिलिटी होगी भाई यार। वो जब वहां एंटीलिया पहुंचा, भगा दिया गेट पे उसको। लेकिन यदि उसी गेट पे, इमेजिन करते हैं उसी गेट पर जो है वो, मान लो उनका छोटा बेटा, इसकी शादी अभी नहीं हुई, होने वाली है, ठीक है, मान लो फॉर सपोज एग्जाम्पल लेते हैं हम, जेफ बोजेफ की डॉटर
अमेजॉन का जो हेड है, इमेजिन कर रहे हैं कि किस, असली मत लगाना है इसको, समझ, उनकी डॉटर का रिश्ता पहुंचता है भाई कि वो जो है अमेजॉन के जो हेड है जेफ बेजोस, वो दुनिया की सबसे अमीर आदमियों में एक है वो भी, तो उनकी जो डॉटर है वो, उसके लिए हम छोटे बड़े बेटे की बात करना चाहते हैं। तो अब जब जाएंगे तो फिर वो तो डेकोरम मैच हो गया ना, वो तो ऑलमोस्ट मैच हो गया, अभी नहीं भगाया कोई उनको, रिश्ता हो चाहे ना हो, पर भगाएगा कोई गेट पे से नहीं, ना कोई पागल खाने में भर्ती करके आएगा। आई बात समझ में? तो कॉम्पिटिबिलिटी तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि बात इतनी सी है कि होता ये कि कॉम्पिटिबिलिटी का सिंपल फंडा ये है कि राइट मैच क्या है। राइट मैच क्या है कि हम हर, और हमारे इंडिया भारत में जो है वो सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब मैं किसी भी पैटर्न को, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, मैं उसको प्रमोट या उसको मैं डिमोटिवेट नहीं करता हूं। ये देखो, मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, ध्यान रखना इस बात, छोटी सी बात बोल रहा हूं बेटा, कि स्पेशली मैं अपने गर्ल्स कमांडोज के लिए भी बोल रहा हूं इस बात को कि बेटा, शादी जो होता है ना वो जीवन का एक इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है, लेकिन वहां पे सही पार्टनर, सही कॉम्पेटिबिलिटी उसका होना बहुत जरूरी है। इट मे बी ए लाइफ चेंजिंग इवेंट कि जिससे कि आप जो है वो बहुत अच्छा कर जाए जीवन में। और मैं अभी देखता हूं कि बहुत सारे अपने कजिन्स को भी देखता हूं कि वो उन्होंने मैरिज के पहले कुछ और बातें की थी भाई कि हम पढ़ाएंगे तुमको, लड़की को बोला पढ़ाएंगे, आगे पढ़ सकते हो, लेकिन जब शादी हो गया उसके बाद उन्होंने सब घर चूल्हे चुके के काम में लगा दिया। तो पहली बात तो यह है कि मैं सभी लड़कियों को बोलना चाहूंगा कि बेटा, कभी भी शादी होने के पहले सबसे पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, ठीक है? छोटी बड़ी नौकरी जो भी होती है उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट यू शुड बी अर्निंग। आप जो है वो काम करने वाले होना चाहिए। आप जो है वो आपको, और आप सामने वाला व्यक्ति आपकी बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होना चाहिए कि हर चीज में वो बराबरी का हकदार रहे। मतलब ये नहीं है कि सारी जिम्मेदारी आपकी है और सामने वाली कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि अब ये नहीं चल सकता, अब ये नहीं चल सकता। अब सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेटिंग नहीं है। सोसाइटी में जो है वो मेल और फीमेल दोनों को बराबर का रिस्पेक्ट मिलना चाहिए और बराबर का काम भी बंटना चाहिए। समझ गए? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट। तो राइट मैच चुनना बहुत कठिन काम है, ठीक है? अब मैरिज कोई भी हो भाई, पैक्ट सबका परिणाम वही होता है सेम्ट के। एक में देखो, आप देख रहे हो लव मैरिज में खुशी खुशी आदमी कुएं में कूद गया और अरेंज मैरिज में से कुएं में धक्का दे गया, तो इसका अदरवाइज मतलब मत लेना। मतलब ये है कि वो एक प्रकार का टेस्टिंग के समान है कि भाई आपको जो है वो जीवन में कभी ना कभी वो घटना घटेगी, तब आपको ध्यान रखना है इसमें कि आप जिस कुएं में जा रहे हैं ना वो अच्छा हो, अच्छा फल देने वाला हो, कि उसमें जो है वो लाइफ आपकी हैप्पीनेस मिले उसमें। लेकिन कुआं क्यों बोला इसको सर आपने? क्या आप सुखी नहीं है? नहीं, बात सुख और दुख की नहीं है। बात इतनी सी है कि यू आर गोइंग इनटू ए सर्टेन फेज जहां पर आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपको अपने लिए सोचने के अलावा दूसरे के लिए भी सोचना पड़ेगा। आपको कैरिंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा कि ये बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए सही है। चलो अब लौट के अपने टिपिक चैप्टर में लौटाते हैं, क्योंकि हम तो पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये मैंने केवल आपको तो यही कॉम्पेटिबिलिटी की जो बात है, यही जो कॉम्पेटिबिलिटी की बात है ना, यही लागू होती है बेटा किस पर? यही लागू होती है प्लांट किंगडम पर भी, कि भैया यहां वो बेचारे बोल नहीं सकते हैं तो वो केमिकल वाला पता कर लेते हैं कि कौन सा अपना वाला है, कौन सा अपने लिए सही रहेगा, कौन सा फर्टिलाइजेशन करेगा जिसके चलते जो है वो ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो पाएगी। मान लो गलत पॉलन जर्मिनेट हो गया तो फिर स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, संतान प्रोड्यूस नहीं होगी, यदि हो भी गई तो वो फर्टाइल नहीं होगी। ठीक है, क्या लिखा देखिए एनसीईआरटी में, pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen। देखो सिंपल सी बात है कि पॉलिनेशन से, इस बात का पॉलिनेशन से हम ये नहीं बोल सकते हैं, हम पॉलिनेशन से कि हमेशा राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन ही वहां पहुंचेगा, क्योंकि वो देखिए इंसेक्ट को नहीं मालूम है कि मुझे गेंदे के पास गेंदे का ही छोड़ना है, सनफ्लावर के पास सनफ्लावर का ही छोड़ना है, नहीं मालूम इंसेक्ट को। इंसेक्ट को तो सिर्फ इतना पता है कि हमको नेक्टर मिल रहा है और इस फ्लावर से अगले फ्लावर जाना है, चांस वाली बात है। तो एक स्टिग्मा पर डिफरेंट प्रकार के पॉलन ग्रेन वहां पर आ सकते हैं, और उन डिफरेंट प्रकार के पॉलन ग्रेन्स की हम बात करें तो वो डिफरेंट प्रकार के जो पॉलन ग्रेन हैं उनमें से केवल वही अपने आप को जर्मिनेट करेंगे जो उसी स्पीसीज के होंगे, सेम टाइप के होंगे। क्या लिखा है इसमें? पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन। मतलब हमेशा पॉलिनेशन से इस बात की कोई सुनिश्चितता नहीं है कि सही प्रकार का पॉलन ग्रेन वहां तक पहुंचेगा। ठीक है, मतलब राइट टाइप ऑफ पॉलन का मतलब क्या? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड राइट टाइप ऑफ पॉलन? मतलब
कॉम्पिटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा के, मतलब स्टिग्मा की जो प्रजाति जिस स्पीसीज की मैं स्टिग्मा बनाए उसी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन पहुंचना चाहिए वहां पे, ठीक है। कॉटन प्लांट है तो कॉटन का पहुंचना चाहिए, मेज का मक्के वाला काम नहीं करेगा वहां पे, तो ये राइट टाइप ऑफ पॉलन करके ऑफन कभी कभी हम बात करते हैं जनरली पॉलेंस आर ऑफ रॉन्ग टाइप, गलत प्रकार के होते हैं, मतलब या तो क्या आइदर फ्रॉम द स्पीसीज अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट। अब देखो सिंपल सी बात है कि कभी कभी पॉलन ग्रेन जो है वो रॉन्ग टाइप पे पहुंच जाते हैं। रॉन्ग टाइप के पॉलन ग्रेन का मतलब क्या है, दूसरी प्रजाति दूसरी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन पहुंच गया, या फिर सेल्फ खुद ही उसी प्लांट का सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, S1 S2 S3 S4 की बात की थी, वो पॉलन पहुंच गया, दोनों को नहीं मिलेगा ना, यानी कोई दूसरी प्रजाति का आया है स्पीसीज का आया तो उसको भी प्रमोशन नहीं मिलेगा और सेम प्लांट का उसको भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर। द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन, पिस्टिल में यह क्षमता होती है कि वो पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर सकता है कि वो राइट टाइप का है या नहीं है, वो राइट टाइप का है या नहीं, उसको वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है। तो मतलब जो पॉलन ग्रेन राइट टाइप का है तो उसे कॉम्पिटिबल बोलेंगे, रॉन्ग टाइप का है तो उसे हम इनकॉम्पिटिबल बोलेंगे। ये क्षमता होती है किसमें, पिस्टिल में, स्टिग्मा में पहचानने की क्षमता होती है। और ये केमिकल डायलॉग जो होते हैं, ये जो केमिकल डायलॉग होते हैं ये सर्टेन प्रोटीन्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। इफ इट इज द राइट टाइप, यदि राइट टाइप का पॉलन ग्रेन होगा तो पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और उसके चलते क्या होगा, जब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा तो पॉलन ग्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ेगी और इंटाइन प्रोट्रूड्स आउट थ्रू द जर्मपोर, इंटाइन जर्मपोर से बाहर की ओर निकल आएगा और पॉलन ट्यूब बनेगा। और पॉलन ट्यूब सिनर्जिड सेल जो है जिस केमिकल सीक्रेशन को सीक्रेट करेगी उसके अट्रैक्शन में पॉलन ट्यूब नीचे तक ग्रो करेगा और ओव्यूल तक पहुंचेगा, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होगा। यदि पॉलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का होगा तो पिस्टिल पॉलन ग्रेन को जो है वो नॉरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, पॉलन जर्मिनेशन के लिए उचित कंडीशन से नहीं मिल पाएंगी, तो अब सिंपल सी बात है पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, क्लियर, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, देखो मैंने कहा ना कि जो पॉलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन है वो केमिकल लेवल पर आइडेंटिफिकेशन के थ्रू होता है, सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटीन्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्या लिखा है प्रकार, द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज रिजल्ट ऑफ ए कंटीन्यूअस डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड द पिस्टिल, ठीक है। क्या मतलब इस स्टेटमेंट का, देखो बेटा एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को समझा करो अच्छे से। मतलब यह है स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को पहचानेगा, कॉम्पिटिबल है या नॉन कॉम्पिटिबल है, उसके बाद वो तय करेगा कि क्या करना है इसका। यदि कॉम्पिटिबल राइट टाइप का पॉलन ग्रेन होगा तो वो पॉलन ट्यूब को बनाएगा, रॉन्ग टाइप का होगा तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये इसलिए संभव है क्योंकि पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में, स्टिग्मा के बीच में केमिकल डायलॉग्स होते हैं, ठीक है। This dialect is mediated by chemical component of the pollen interacting with those of pistil, और जनरली ये केमिकल होते हैं प्रोटीन्स, जनरली याद रखें पूछा गया एग्जाम में, जनरली ये केमिकल्स क्या होते हैं, ये होते हैं सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, क्लियर, ठीक है। It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and interactions leading to the recognition followed by the acceptation or rejection। क्या मतलब इसका, इसका मतलब बेटा ये कि देखो हाल ही के वर्षों में बॉटनिस्ट ने पता लगाया है कि जो पॉलन ग्रेन है, पिस्टिल है, वे किस तरह की इंटरेक्शन करते हैं, कैसे वो पहचानते हैं। तो मतलब देयर आर केमिकल डायलॉग्स के जो केमिकल्स यहां पर इन्वॉल्व हैं, बेसिकली वो प्रोटीन केमिकल होते हैं। तो इनको आइडेंटिफाई किया गया कि किन केमिकल्स को पहचान कर जो है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो पाता है। इससे क्या फायदा हुआ, अब इस वार्तालाप को, जो केमिकल डायलॉग्स, जो केमिकल वार्तालाप था स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में, उसके केमिकल को आइडेंटिफाई किया गया। उसका फायदा यह हुआ कि आप मान लो हम चाहते हैं हाइब्रिडाइजेशन करना, हम चाहते हैं कोई हाइब्रिड प्लांट को बनाना चाहते हैं, तो हम पॉलन ग्रेन के उस केमिकल को जिसको स्टिग्मा पहचानती है उसको हम दूसरे पॉलन ग्रेन जो दूसरी स्पीसीज का है उस पर हम लगा दें, तो शायद स्टिग्मा उसको नेचुरली प्रमोट कर देगी। तो ये जो केमिकल डायलॉग है, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वे जो भाषा छिपी हुई थी यानी जो केमिकल डायलॉग छिपे हुए थे उनको पहचान कर जो है वो इसका उपयोग करेंगे आधुनिक प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में। आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, आप चाहते हो कि दो डिफरेंट प्लांट के पॉलन के बीच में क्रॉस करना चाहते हो, आपने क्या किया,
आपने जो एक स्पीसीज था उसका पॉलन ग्रेन लिया, आपने उसी का स्टिग्मा लिया, अब उस स्पीसीज के पॉलन ग्रेन का आपने वो केमिकल ढूंढ लिया जिसको स्टिग्मा पहचानती है, उस केमिकल को निकाला और दूसरा पॉलन जो दूसरी स्पीसीज का उसमें लगा दिया केमिकल को, तो वही केमिकल डाला था ना कि कोड है ये कि तुम मुझे पहचानोगे कैसे, मैं तुमको बोलूंगा, क्या बोलूंगा, मैं तुमको बोलूंगा मोना कितने बॉक्स थे, तुम बोलना 56 बॉक्स थे, बस कोड मैच हो गया, समझ गए हम कुछ करने का है। ठीक है, अब ये बात दो लोगों को पता है कि मोना कितने बॉक्स थे, 56 बॉक्स थे। अब ये क्या चीज है नहीं मालूम, लेकिन किसी तीसरे ने उस बात को सुन लिया कि जैसे ही बोलना है इसको जाके बोलना है मोना कितने बॉक्स थे, 56 बॉक्स बोलेंगे, बस काम हो गया। वो तीसरा आदमी जिसका कोई मतलब नहीं वो आके बोल दिया, उसको भी मिल गया। ऐसा देखते हैं हम कंफ्यूजन, कई हिंदी फिल्मों में दिखाई पड़ता है कंफ्यूजन, तो वो जो कंफ्यूजन है ना वो हम क्रिएट कर देते हैं केमिकल निकाल के। अब क्या होगा कि स्टिग्मा प्रमोट कर देगी उसको। ठीक है, देखो कितना फायदा, अरे हम लोग बहुत चतुर लोग हैं, हम उपाय ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं। As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinate on the stigma to produce pollen tube through the one of the germ pore. Pollen tube क्या होता है? It is actually the extension of intine. Intine का है ये उभार होता है। ठीक है, the content of the pollen grain move to the pollen tube. The pollen tube grow through the tissue of the stigma and style and reaches the ovary. मालूम है हमको? ठीक है। In some plant, the pollen grains are shed into two-celled condition. 60% प्लांट में two-celled condition में जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल होती है, उसमें वो जो है वो पॉलिनेट करते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव सेल या जनरेटिव सेल होती है। इन सच प्लांट जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू मेलगेमेट इन दी पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के अंदर जनरेटिव सेल आ जाएगी और पॉलन ट्यूब के अंदर होगा माइटोसिस और दो मेलगेमेट बनेंगे। तो पॉलन ट्यूब दो मेलगेमेट कैरी करती है। इन प्लांट which shed pollen in the three-celled condition, the pollen tube carried two melgamete from the beginning. ठीक है, ये तो ऑलरेडी बताया हुआ। 40% प्लांट में जो है वो मेलगेमेट बन चुका होता है ऑलरेडी, फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब बनती है। ठीक है, पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग दी ओवरी, पॉलन ट्यूब ओवरी में पहुंचने के बाद क्या करती है, ओव्यूल में एंटर करती है थ्रू दी माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल छोटा सा पोर होता है, फ्रंट सिरा होता है उसका, जहां पर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होता है, वहां से पॉलन ट्यूब एंटर करती है और इस प्रकार की एंट्री को बोलते हैं हम पोरोगेमी। क्या बोलते हैं? पोरोगेमी। जब पॉलन ट्यूब जो है माइक्रोपाइल से ओविल में एंटर करती है उसे हम पोरोगेमी कहते हैं। और इसके लिए लगातार पॉलन ट्यूब को दिशा बताने की जरूरत होती है, डायरेक्शन बताने की जरूरत होती है, और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है सिनर्जिड सेल के। देन इंटर अप क्या होता है, सिनर्जिड सेल जो होती है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है अपने सिक्रेशन के थ्रू। अब पॉलन ट्यूब कहीं ऐसा ना हो कि पॉलन ट्यूब जो है वो एग में जाके टकरा जाए तो एग डिस्ट्रॉय करे, यानी पॉलन ट्यूब जैसे ही अंदर इंटर करेगी ना तो वो जिस सेल पर टकराएगी उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी, वो तो एग में डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो पॉलन ट्यूब इंटर करती है परसिस्टेंट सिनर्जिड सेल, ऐसी सिनर्जिड सेल जो प्रेजेंट रहती है वहां पर वो जाके इंटर करेगी और जैसे इंटर करेगी पॉलन ट्यूब वो सिनर्जिड सेल खत्म हो जाएगी। उसने अट्रैक्ट किया, उसने गोली खुद खा ली, ठीक है भैया हाँ हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सिनर्जिड ने एक को बचाने के लिए पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट किया और अपने वो पॉलन ट्यूब उसके अंदर एंटर किया, जैसे ही वो सिनर्जिड सेल खत्म हो गया। तो पॉलन ट्यूब की एंट्री कहां से होती है, परसिस्टेंट सिनर्जिड सेल से होती है। ठीक है, दो मेलगेमेट रिलीज कर दी पॉलन ट्यूब ने। दूसरा वाला सिनर्जिड सेल जो होता है कई बार स्ट्रॉन्ग केमिकल सिग्नल देने के लिए फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले खत्म हो जाता है या ठीक बाद खत्म होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या लिखा, enters one of the synergid through the filiform apparatus. Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropolar part of synergid guide the entry of pollen tube. तो देखो ये ऑलरेडी पढ़ा है, जो filiform apparatus होता है ये स्ट्रॉन्ग केमिकल्स को रिलीज करता है, इसका सरफेस एरिया अधिक होता है, फिंगर लाइक पोजिशन होते हैं, ये नॉरिशमेंट लेने में भी हेल्प करता है, साथ में ये केमिकल्स भी रिलीज करता है और उन्हीं केमिकल इन्फ्लुएंस में उसी केमिकल इन्फ्लुएंस में पॉलन ट्यूब सिनर्जिड तक पहुंच पाती है और उसे डायरेक्शन मिल पाता है। ठीक है, क्लियर। ऑल दीज इवेंट, वे सारी घटनाएं जो पॉलन ग्रेन के डिपोजिशन से लेकर स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन के डिपोजिशन से लेकर जब तक कि पॉलन ट्यूब ओविल में इंटर ना कर जाए तब तक होती है, उन्हें हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन केवल वहां तक सीमित नहीं है कि केवल पहचान लिया उसको पॉलन ग्रेन को, नहीं, ये इसका क्राइटेरिया बड़ा है, यानी
जो है स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का जमा होने से लेकर पॉलन ट्यूब का ओवल में इंटर करने तक की जो सारी घटनाएं हैं वो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में आती हैं, ठीक है। इट इज ए डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पॉलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पॉलन के। ये एक गतिक प्रक्रिया है, एक बड़ी इंटेलिजेंट प्रोसेस है जिसमें कि जो है वो पॉलन ग्रेन को पिस्टिल पहचानता है, उसको पहचानने के बाद प्रमोट करता है और उससे पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन जो है वो उसको प्रमोट करता है। यदि वो सेम टाइप का कॉम्पेटिबल नहीं होगा तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए अब जो मैं आपको बतला रहा था ना साइंटिस्ट वाली बात, वो यहां पे आई। द नॉलेज gained in this area would help in plant breeder in manipulating pollen percentage। देखियो हम क्या कर रहे हैं, हम केमिकल डायलैक्स को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे होता है सब कुछ, और जैसे ही पहचान लेंगे ना तो हम आर्टिफिशियल पॉलन ग्रेन भी क्रिएट कर पाएंगे हम, ठीक है। तो इनकॉम्पेटिबल पॉलिनेशन में भी हम जो है वो हाइब्रिड को बना पाएंगे क्योंकि हमने केमिकल डायलैक्ट को पहचान लिया है और उन केमिकल डायलैक्ट्स की का हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे, वो कोड वर्ड को यूज करेंगे हम और उससे हम प्लांट को कंफ्यूज कर देंगे। वे इनकॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन को भी प्रमोट कर देगा वो और उससे हाइब्रिड मिल जाएगा हमको। क्लियर? ये साइंटिस्ट का तरीका है। तो इसका मतलब ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के, यानी आज ऐसे हाइब्रिड बनाने की कोशिश की जा रही है जिनमें कि डिफरेंट काइंड ऑफ अच्छे कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन हो। तो उसके लिए जो है वो क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक एडवांस प्रक्रिया होती है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट only desired pollen grain are used for pollination and stigma is protected from contamination from unwanted pollen। देखो जब भी कभी आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, एक तो प्रकृति में होता है नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन के, एक जब जो ह्यूमन इंटरफेरेंस से होता है जो हम लोग करते हैं वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के। जब भी आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो पॉलन ग्रेन आप चाह रहे हैं उसी का आप इस्तेमाल करें जो जिसमें कैरेक्टर है, और आप इस बात को सुनिश्चित करें कि पिस्टिल पे कार्पल पे कोई दूसरा पॉलन ग्रेन वहां पर ना पहुंच जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक यूज करोगे। अब क्या मतलब इमैस्कुलेशन का, ऑलरेडी बताया जेनेटिक्स के अंदर हमने बात किया हुआ है, हमने मॉर्फोलॉजी में भी बात किया था हमने कि क्या होता है बेटा, इफ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, मान लो एक प्लांट, जिस प्लांट को देखो जिस प्लांट को हम फीमेल के तौर पर यूज करने वाले हैं, आपने देखा कि उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो आपने उसके मेल पार्ट को स्टेमेन को काट के आपने अलग कर दिया, इसे इमैस्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। क्या किया आपने एंथर को फ्लावर बर्ड से आपने रिमूव कर दिया और इसे क्या बोला आपने, इमैस्कुलेशन का। यानी जब फ्लावर में से हम मेल पार्ट स्टेमेन को अलग कर देंगे, हम बाइसेक्सुअल फ्लावर में से मेल पार्ट को अलग कर देंगे, उसे हम इमैस्कुलेशन बोलेंगे। और इमैस्कुलेशन की जरूरत उनके लिए नहीं है जहां यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, वहां पे क्या करेंगे, कोई जरूरत ही नहीं उसकी, ठीक है। देखिए आपने क्या किया, आपने फ्लावर में से आपने स्टेमेन को आपने स्टेमेन को मेल पार्ट को निकाल के आपने बाहर कर दिया, ठीक है ना। देखिए बाहर कर दोगे तो इसे बोलेंगे हम इमैस्कुलेशन बोलेंगे, इसे हम इमैस्कुलेशन बोलेंगे हम, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि आपने इमैस्कुलेशन किया और जब तक आप दूसरा पॉलन ग्रेन वहां पे लगाते लाके छोड़ते स्टिग्मा पे, कोई तो हवा से कोई पॉलन ग्रेन वहां आ गया या इंसेक्ट से कोई आ गया, तो जैसे आप इमैस्कुलेशन करेंगे फीमेल फ्लावर, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपने मेल पार्ट को निकाल के बाहर कर दिया। नाउ दिस इमैस्कुलेटेड फ्लावर, ध्यान से बात सुना, नाउ द इमैस्कुलेटेड फ्लावर बिहेव्स लाइक ए फीमेल फ्लावर, वैसा व्यवहार करेगा क्योंकि उसमें केवल फीमेल पार्ट बचा है। तो उसको कहीं कोई दूसरा पॉलन ग्रेन पॉलिनेट ना कर दे, जो आप चाहते हैं वही पॉलिनेट करें, तो आप ढक दोगे उसको ताकि कोई दूसरा पॉलन ग्रेन कहीं से आ ना जाए गलती से, उसे बोलते हैं बैगिंग, ठीक है। इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज generally made by butter paper to prevent the contamination of its stigma and with unwanted pollen, इसे बैगिंग बोलते हैं। आपने इमैस्कुलेटेड फ्लावर जो फीमेल फ्लावर के समान व्यवहार करेगा, उसको आपने जो है वो इमैस्कुलेटेड करने के बाद में आपने इसके ऊपर बटर पेपर का एक बैग लगा दिया जिससे कि दूसरा अनवांटेड पोलन वहां पर ना आ जाए। ये है बैगिंग, देखिए ना, एक बैग लगा के पैक कर दिया ताकि दूसरा पोलन के अंदर वहां पे ना आ जाए, ठीक है। बैगिंग बोलते हैं इसको हम। when the stigma of bagged flower attain receptivity, जब जिस फ्लावर पे आपने बैग लगाया हो उसका स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद आपने मैच्योर पोलन ग्रेन को आपने कलेक्ट किया दूसरे प्लांट से, मेल पेरेंट से, और स्टिग्मा के ऊपर आपने डस्टिंग कर दिया, छिड़क दिया उसके ऊपर के, और फ्लावर को फिर से ढक दिया आपने ताकि दूसरा पोलन ना आ जाए, बस। और आपने पॉलिनेशन होने कर दिया आपने। इसके बाद आपने इंतजार किया कि फर्टिलाइजेशन हो,
उसमें जो सीड बने, फल बने उसके अंदर, ठीक है ना। इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो इसका मतलब यदि फीमेल पेरेंट जो है उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हो, तो आपको इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बैगिंग तो तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने मनचाहे पॉलन ग्रेन को ताकि वहां पर आप इंट्रोड्यूस कर सकें, ठीक। When the stigma becomes receptive, pollination is carried out by using the desired pollen and flower is rebagged. बैगिंग आपको हमेशा करना पड़ेगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपको बैगिंग अकेला करना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन में, जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर में पहले इमैस्कुलेशन कीजिए, फिर बैगिंग कीजिए, डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन कीजिए और फिर उसको रीबैग कर दीजिए, ठीक है, क्लियर। तो चलिए, तो ये तो समझ में हमको बात आई कि कैसे होता है हाइब्रिडाइजेशन में, हम कैसे यूज करते हैं। तो बेसिक फंडा ये क्लियर हुआ हमें कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, कैसे पहचानता है प्लांट की कौन सा पॉलन मेरा है या नहीं है, ठीक है। और हालांकि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में बहुत डिटेल फिनोमिना, बहुत डिटेल, आपको बता दूं मैं कि एक 450 या 500 पेज की बुक होती है जिसमें केवल ये बताया गया होता है कि पॉलन ग्रेन को पिस्टिल कैसे पहचानता है। 500 पेज की किताब है, ठीक है। राइटर का नाम मैं भूल रहा हूं, मेरे पास है बुक, वो कभी दिखाऊंगा आपको के, उसमें केवल यही लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर उस बुक का क्या करते हो आप? भैया हमने यूपीएससी दिया था एक जमाने में, तो हमको वहां पे एक चैप्टर की पूरी एक बुक पढ़नी पड़ती थी, एक चैप्टर की एक पूरी बुक पढ़िए, है ना। नॉन कॉर्डेटा पढ़ना है पूरी एक बुक पढ़िए, कॉर्डेटा पढ़ना है पूरी एक बुक पढ़िए, सेल पढ़ना है तो सेल बायोलॉजी की एक पूरी बुक पढ़िए, जीन्स पढ़ना है तो जीन्स की बुक के 3 वॉल्यूम है वो पढ़िए, पढ़िए फिर एग्जामिनर से लड़िए ताकि जीत के आ सकें। अच्छा खासा मेहनत करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। अरे मरे बगैर तो स्वर्ग भी नहीं मिलता यार, तो स्वर्ग की चाह रखते हो तो कष्ट तो भोगना पड़ेगा भाई, तभी चाह है पूरी होगी, है ना। तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.